आज का हमारा विषय है वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने से पहले हम ये देखें कि वर्णमाला बनी कैसे है या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी गई। हम ये देखें कि मनुष्य को ईश्वर के द्वारा महत्वपूर्ण जो देन दी गई है वो है बुद्धि। और बुद्धि जो भी विचार करती है, जो सोचती है बुद्धि, मनुष्य जो है उसे वो दो तरीके से व्यक्त कर पाता है। कितने प्रकार से व्यक्त करता है? दो प्रकार से। यानी एक तो होता है मौखिक, आप और हम एक दूसरे से बातचीत कर ले या एक दूसरे से जब भी कोई बातचीत करता है, ये हो गया मौखिक रूप। दूसरा जो होता है वो कहलाता है सांकेतिक। किंतु ये दोनों ही जो रूप हैं ये कैसे हैं? अस्थायी हैं। ये जो दोनों ही रूप हैं ये कैसे बताए गए हैं? अस्थायी पे। यानी अपने विचारों को स्थायी रूप देने के लिए आवश्यकता पड़ी वर्णमाला की। तो वर्णमाला की स्थापना कैसे हुई कि विचारों को स्थायी रूप देने के लिए वर्णमाला की स्थापना की गई, ताकि मनुष्य अपने विचारों को स्थायी रूप दे सके। अब हम पहला शब्द देख रहे हैं। वर्णमाला के अंतर्गत पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षर। अब देखें कि अक्षर क्या है। अक्षर जो है वो है मुख से निकली हुई ध्वनि को। यानी मैं बोलूं तो भी ध्वनि निकलेगी, आप बोलेंगे तो भी ध्वनि निकलेगी। यानी मुख से निकली हुई ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं। किसे कहा हमने अक्षर? यानी मुख से निकली, मुख से हमारे जो भी ध्वनि उच्चारित होती है उस ध्वनि को हमने नाम दिया कि हम इसे क्या बोलेंगे? अक्षर कहते हैं। अगला जो है अक्षर जो है वो नष्ट नहीं होते। अक्षर जो है नष्ट नहीं होते। क्यों बोला गया अक्षर नष्ट नहीं होते? क्योंकि मैंने बोला मुख से निकली हुई ध्वनि को अक्षर कहते हैं। यानी मुख से क्या निकली? ध्वनि। और जो ध्वनि होती है वो क्या होती है? नष्ट नहीं होती। क्यों नहीं नष्ट? क्योंकि वो वायुमंडल में मिल जाती है। और जब भी कोई चीज़ वायुमंडल में मिल गई यानी वो नष्ट नहीं होती। तो दूसरी इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट जो बनता है कि अक्षर नष्ट नहीं होते। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा जो है उसकी सबसे छोटी इकाई वो मानी गई है अक्षर। अगला पॉइंट जो है वो आता है हमारा वर्ण, कि वर्ण कैसे बने। वर्ण जो थे यानी अक्षर का जो लिखित रूप था, मैंने बोला मुख से निकली हुई ध्वनि को हमने क्या बोला? अक्षर बोला। अब जिसे हमने अक्षर नाम दिया, उस जो भी ध्वनि निकल रही थी उन ध्वनि को हमने एक रूप दिया। रूप भी कैसा दिया? काल्पनिक रूप दिया। तो अक्षर के लिखित रूप को हमने क्या बोला? वर्ण कहा। वर्ण जो है वो लिपि की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई ध्वनि, और जो लिपि है लिपि की सबसे छोटी इकाई मानी गई है वर्ण। वर्ण जो है वर्ण के खंड नहीं होते। खंड यानी उसे तोड़ा नहीं जा सकता। सपोज मैंने यहाँ लिखा आ, अब इसे आप बोले कि इसके खंड कीजिए तो इसके खंड नहीं होंगे। अब मैंने लिखा यहाँ पे का, अब इसे तोड़ा जाए तो इसे तोड़ा नहीं जा सकता। किंतु यदि मैंने इसको इस रूप में लिख दिया तो इसे तोड़ा जा सकता है। ये जब हलंत के साथ आता है तो ये कहलाता है व्यंजन, और ये है यहाँ पे स्वर। आगे हम पढ़ेंगे कि व्यंजन बने कैसे हैं। यानी जब हमने इसको बिना हलंत के लिख रहे हैं तो इसमें जो स्वर मिला हुआ है वो मिला हुआ है यहाँ पे अ। अस्वर जो है इसके अंदर इसमें क्या है? मिला हुआ है। तो हम बोल रहे हैं कि वर्ण जो है वर्ण के खंड नहीं होते। यानी अ, क, च, ई जो हमने ये लिखे हैं इनके खंड नहीं होते, यानी इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। अगला हम देखें अक्षर जो है, हमने बोला कि अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षर जो है वो क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। तो अक्षर जो है वो क्या कहलाया? भाषा का मौखिक रूप। जबकि वर्ण जो है वो कैसे है? लिखित रूप है।
वर्ण कैसा क्या रूप कहलाया हमारा? लिखित। अक्षर जो है सबसे छोटी इकाई माना गया, सबसे छोटी इकाई। अक्षर जो है वो क्या माना गया? सबसे छोटी इकाई माना गया। किसकी? भाषा की। वर्ण जो है वो लिपि की सबसे छोटी इकाई माना गया। अगला अंतर है कि अक्षर जो है वो नष्ट नहीं होते, नष्ट नहीं होते। और जो वर्ण है इसके खंड नहीं होते, वर्ण के खंड नहीं होते। ये जो अक्षर और वर्ण में जो है ये मूल अंतर है कि भाषा का मौखिक रूप क्या कहलाता है? अक्षर, जबकि इसका लिखित रूप जो है वो क्या कहलाया? वर्ण कहलाया। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है मानी गई है अक्षर, जबकि लिपि की सबसे छोटी इकाई मानी गई वर्ण। अक्षर जो होते नष्ट नहीं होते, जबकि वर्ण जो है इसके खंड नहीं होते। अब हमने बोला खंड नहीं होते यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। सपोज मैंने इसे लिखा यहाँ पे अ और मैंने लिखा यहाँ पे इसको, मैंने लिखा यहाँ पे अ, अब मैं इसे बोलूं कि आप इसे खंड कीजिए, विभाजित कीजिए, तो ये नहीं किया जा सकता। अब मुझे लिखना है यहाँ पे क, ऐसे हलंत के रूप में जब मैं इसे लिखूंगी तो इसके खंड नहीं किए जा सकते। लेकिन मैंने यदि इसे इस रूप में लिखा तो इसके खंड किए जा सकते हैं। यानी इसमें कौन सा मिला हुआ है? इसमें क प्लस आ मिला हुआ है, तो इसके जो है ये खंड किए जा सकते हैं। यदि हम क को हलंत के साथ लिखेंगे तो इसके खंड नहीं किए जाएंगे। स्वर को यदि किसी रूप में भी लिखा जा सकता है तो इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। अब अगला हमारा है कि हमारा आ रहा है वर्ण समूह। वर्ण समूह जो है ये कैसे बने? तो वर्णों के संकलित रूप को, जो भी हमारे वर्ण बने थे, जिन वर्णों को हमने एक काल्पनिक रूप दिया था, कई सारे जब एक काल्पनिक रूप में एक रचना हो गई तो उनका एक समूह बनाया गया। तो उस समूह को जब वर्णों को संकलित किया गया तो वो जो रूप कहलाया इसका वर्ण समूह। तो वर्णों के संकलित समूह को वर्ण समूह कहते हैं। अब ये जो है हमें देखें कि वर्ण जो है इसकी रचना कैसे हुई है। वर्ण जो है इसकी रचना कैसे हुई? तो वर्णों की रचना जो है वो कैसे हुई है? खड़ी पाई से, यानी एक सीधा डंडा, इसे बोला गया है खड़ी पाई। वर्णों की रचना कैसे हुई? खड़ी पाई से हुई। इसीलिए हिंदी भाषा जो है इसका नाम है खड़ी बोली हिंदी। क्यों रखा गया खड़ी बोली हिंदी? क्योंकि वर्णों की रचना जो है वो किससे हुई है? खड़ी पाई से हुई है। अब खड़ी पाई से कैसे हुई? कि जितने भी वर्ण हमने जो बनाए, वर्णमाला में जितने भी, कितने वर्ण हैं इसमें? वर्णमाला में हमारे 52 वर्ण हैं। वर्णमाला में जितने भी वर्ण बने हैं उनकी रचना जो है वो कैसे हुई है? खड़ी पाई से। कैसे खड़ी पाई? सपोज मुझे लिखना है यहाँ पे क, तो मैंने ये खड़ी पाई लिखी। मुझे लिखना है आ, तो कैसे लगी? खड़ी पाई। मुझे लिखना है आ, तो क्या लगी इसमें? खड़ी पाई लगी। मुझे लिखना है प, तो क्या लगी? खड़ी पाई। च, तो क्या हुआ? यहाँ पे खड़ी पाई। यानी वर्णमाला के अधिकांश जो वर्ण हैं उनकी रचना किससे हुई है? खड़ी पाई से हुई है। इसलिए हिंदी भाषा का जो नाम है वो रखा गया है खड़ी बोली हिंदी। कुछ 7 या 8 वर्ण ऐसे हैं जिनमें खड़ी पाई नहीं लगी होती, जैसे ट, ठ, ड, ड, ट वर्ग के वर्ण जो होते हैं उनमें हमारे खड़ी पाई नहीं आती। एक र रस्सी का होता है, छ छतरी का होता है। ऐसे कुछ एक वर्ण है जिनमें आपको खड़ी पाई नहीं मिलेगी। बाकी अधिकांश वर्ण जो है उसकी रचना किससे हुई है? खड़ी पाई से हुई है।
तो वर्ण समूह, वर्णों के संकलित समूह को वर्ण समूह कहते हैं। और वर्णों की रचना किससे हुई है? खड़ी पाई से हुई है। अब हम देखिए वर्णमाला, यानी वर्णों को, किसको? वर्णों को उच्चारण व समय की दृष्टि से, उच्चारण व समय की दृष्टि से जब व्यवस्थित किया गया तो वो व्यवस्थित रूप जो था वो क्या कहलाया? वर्णमाला। कैसे वर्णमाला में? वर्णों के समूह को उच्चारण व समय की दृष्टि से जब व्यवस्थित किया गया तो वो व्यवस्थित रूप जो है वह क्या कहलाया? वर्णमाला। अब वर्णमाला का वर्गीकरण कैसे किया गया? किस आधार पर वर्गीकरण किया गया वर्णमाला को? यानी उच्चारण, स्थान व समय की दृष्टि से वर्णमाला जो है इसके 3 भेद किए गए। कितने भेद हुए इसके? 3 भेद। पहला भेद जो है वो क्या कहलाया? हमारा स्वर। दूसरा जो है वह क्या कहलाया? हमारा व्यंजन। और तीसरा जो है वह कहलाया हमारा अयोगवाह। यानी वर्णों का वर्गीकरण कैसे हुआ? उच्चारण व समय की दृष्टि से वर्णमाला के 3 भेद किए गए। कौन कौन से 3 भेद? पहले कहलाए स्वर, दूसरे कहलाए व्यंजन और तीसरा हमारा कहलाया है अयोगवाह। अब पहले लेते हैं हम स्वर कि स्वर क्या है। स्वर की डेफिनेशन है कि वे वर्ण जो मौलिक होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और जिनके उच्चारण में वायु निर्बाध गति से बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। और कुल स्वर जो हैं वो कितने माने गए? 11 माने गए। कौन कौन से 11 माने गए? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि का, ए, आए, ओ और। ये कितने हो गए? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यानी कुल स्वर जो हैं वो कितने माने गए? 11 माने गए। अब अगर हमसे पूछा जाए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है तो हम डिसीजन लेंगे 11। लेकिन पूछा जाए आपसे कि संस्कृत में कितने स्वर हैं, क्योंकि ये स्वर आए ही कहाँ से हैं? संस्कृत से। तो संस्कृत में जो है वो स्वरों की संख्या मानी गई है 13। कौन से 2 और जो हैं जिनसे संस्कृत में 13 हो जाते हैं? तो हमने जो है ये एक ऋषि का ऐसा और ये ऐसा, ये वाला, और एक ये ल और ये ल, इन 2 को जब मिला दिया जाता है तो संस्कृत में हो जाते हैं 13 स्वर। किंतु हिंदी के स्वरों में हमने इन 2 को नहीं लिया है। ऋषि का लिया तो है लेकिन हमने इसका कैसा रूप लिया? लघु ही रूप लिया है। अब जो स्वर है, यानी ये जो 11 स्वर है, इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 भेद हुए इसके? पहले कहलाए लघु व ह्रस्व स्वर, दूसरे कहलाए गुरु व दीर्घ स्वर, तीसरे कहलाए संयुक्त स्वर और चौथे कहलाए हैं हमारे प्लुत स्वर। अब हम देखें लघु स्वर क्या है। तो लघु स्वर यानी वे वर्ण जिसके उच्चारण में सामान्य समय लगता है उसे माना गया है लघु स्वर। अभी हमने पहले ही बताया था कि वर्णमाला को किस आधार पर विभाजित किया। यहाँ पे हमने उच्चारण, स्थान और समय के आधार पर विभाजित किया। हमने इसे 2 आधार पर विभाजित किए। उसी आधार पर हमने ये स्वर के 4 भेद, यानी पहले हमने लघु और ह्रस्व स्वर किसे बोला गया? तो वे वर्ण जिसके उच्चारण में सामान्य समय लगता है वो क्या कहला है? लघु स्वर कहलाए। अब लघु स्वर कुल कितने हैं? तो लघु स्वर जो है वो कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं। कौन कौन से 4 माने गए? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये माना गया ऋषि का। अब को दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, तो वे वर्ण या वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे गुरु या दीर्घ स्वर बोला गया।
और कुल दीर्घ स्वर जो है वो माने गए हैं हमारे, कितने माने गए? 3। कौन कौन सी 3 माने गए? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। ये जो 3 है ये क्या माने गए? गुरु या दीर्घ स्वर माने गए। अगला आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से माने गए? मैंने बोला लघु कैसे माना? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ऋषिका। दीर्घ कैसे बने? यानी दीर्घ की रचना है वह कैसे बोली? मैंने बोला वह वह स्वर जिसके उच्चारण में दुगना समय लगता है। यानी इसकी रचना कैसे हुई? आ प्लस आ से रचना हो गई इसकी, ये क्या बना? बड़ा आ। तो सेम जो है ई प्लस ई से रचना हुई बड़ी ई की। तो ऊ की रचना कैसे हुई? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, इनसे यहाँ पे बना हमारा बड़ा ऊ। क्लियर? अब संयुक्त स्वर कैसे बने? तो वे स्वर या वे वर्ण जिनके उच्चारण में लघु की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे हमने बोला गया संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर बने कैसे? यानी आ प्लस ई के मेल से बना है हमारा ए। अब ए की रचना कैसे हुई? आ प्लस ई से क्या बना? ए बना। अब आ प्लस ए से रचना हुई है आय की। आ प्लस ऊ से रचना हुई है ओ की। और आ प्लस ओ से रचना हुई है हमारे यहाँ पे और की। यानी संयुक्त स्वर जो है वो कितने माने गए हैं यहाँ पे? 4। लघु स्वर कितने थे? 4। दीर्घ कितने हुए? 3। और संयुक्त स्वर कितने हो गए यहाँ पे हमारे? 4 हो गए, टोटल 11। अब हम देखें कि इन दोनों में अंतर क्या जाता है। यानी संयुक्त स्वर जो है वो कितने हुए यहाँ पे? 4। कैसे बने? आ प्लस ई से बना ए, आ प्लस ए से बना आए, आ प्लस ऊ से बना ओ, और आ प्लस ओ से बना और। यानी संयुक्त स्वर जो है वो कितने कहलाए? 4। अगला है जो स्वर का जो है चौथा भेद है वो कहलाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी वो होते हैं वह स्वर जिसका उच्चारण तो होता है किंतु जिसे लिखा नहीं जाता, अपितु उसके स्थान पर हम 2 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कौन से 2 प्रकार के चिन्ह? एक तो ये और एक हम प्रयोग करते हैं इस चिन्ह का। तो प्लुत स्वर कौन से कहलाते हैं? वे स्वर या वे वर्ण जिसका उच्चारण तो होता है किंतु जिसे लिखा नहीं जाता, अपितु उसके स्थान पर 2 प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं। और इसके उच्चारण में समय जो है वो कितना लगता है? तिगुना समय लगता है। इसके उच्चारण में कितना समय लगेगा हमारा? तिगुना समय लगता है। अब कैसे? अब पूछा जाए कि प्लुत स्वर में उच्चारण किसका होता है? तो प्लुत स्वर जो है इसमें उच्चारण होता है लघु स्वर, अ जो है इसमें इसका उच्चारण होता है और इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। कैसे लगा तिगुना समय? मैंने बोला ओम। या हम देखें कि अगर मुझे ओम लिखना है तो मैं ओम को कैसे लिखूंगी? ऐसे करके लिखूंगी। यानी जब मैंने यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग किया है तो इस चिन्ह में यही मैंने लिखा यहाँ पे ओम। अब ओ के बाद मैंने क्या करा? चिन्ह का प्रयोग किया। तो यहाँ पे जो ये चिन्ह है इसमें इस चिन्ह के स्थान पर उच्चारण हो रहा है लघु स्वर अ का, और इसके उच्चारण में जो समय लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है तिगुना समय लग रहा है। मैं फिर से प्लुत की डेफिनेशन कहती हूँ, समझा रही हूँ कि वे स्वर या वे वर्ण जिसका उच्चारण तो होता है किंतु जिसे लिखा नहीं जाता, अपितु उसके स्थान पर 2 प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं। और इस चिन्ह के उच्चारण में जो समय होता है वो लगता है तिगुना समय, और इसमें जो उच्चारण होता है, जो वर्ण उच्चरित होता है वो होता है लघु स्वर अ का इसमें उच्चारण होता है। अब हम ये देखें कि कई जो बार आपने देखा होगा कि स्वर जो है वो स्वर के आपको कई जगह दिखेंगे। 4 के स्थान पर
3 भेद दिखेंगे आपको। 4 जो है, 4 के स्थान पर आपको कई जगह भेद इसके दिखेंगे 3 भेद, कि स्वर के जो है 3 भेद हैं। हम 4 इसलिए बोल रहे हैं कि किसी कंडीशन में ये उसने हमसे पूछा, अगर हम ऑब्जेक्टिव परीक्षा दे रहे हैं तो भी प्रश्न बनेगा, और आप लिखित रूप में यदि लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो भी प्रश्न बनता है। अगर वो डेफिनेशन में बोले कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो आप तो इन्हें ही बताएंगे, लेकिन आपसे उसने पूछा कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपसे प्रश्न बना के पूछा गया दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में अंतर बताइए, तो अगर हम इसका 2 भेद, इसके 1 भेद हटा देते हैं तो हम उसका अंतर कहाँ से कर पाएंगे। तो ज़्यादातर जो बुक से या हम कहीं आपके पढ़ने में आते हैं तो स्वर जो है वो कितने भेद बताते हैं, उसके 3 ही भेद। कौन कौन से? पहले वो कह देते हैं लघु, दूसरा कह देते हैं वो दीर्घ, और तीसरा कह देते हैं वो प्लुत। ये इसमें सामान्य समय लगा, इसमें दुगना समय लगा, संयुक्त में भी कितना समय लगा? दुगना, और इसमें कितना लगा? तिगुना। लेकिन रचना की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो इसके कितने भेद हो गए? 4 भेद हुए। अगर प्रश्न बताया गया कि बड़ा आ, और हमारा ऑब्जेक्टिव आते बड़ा आ क्या है? लघु है, गुरु है, संयुक्त है या प्लुत है। तो अगर हम इन दोनों को एक में ही मिला देते हैं तो अब हम इसे कैसे डिसीजन ले पाएंगे कि दीर्घ है या संयुक्त है। तो इसे हम उस आधार पर, इसलिए हमने इन दोनों को क्या माना गया? अलग माना गया। अब आपसे पूछा जाए कि लघु और संयुक्त में अंतर बताइए, तो भी आपको कैसे अंतर बताएंगे? हमने बोला कि 2 समान स्वर का मेल क्या कहलाया? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाया, और 2 असमान स्वर का मेल जो है वो क्या कहलाया? संयुक्त स्वर। स्वर का मेल दोनों में हो रहा है, दीर्घ में भी हो रहा है और संयुक्त में भी हो रहा है। लेकिन दीर्घ में जब हो रहा है तो 2 समान स्वर का मेल से एक नई रचना बन रही है दीर्घ की। संयुक्त में जब रचना हो रही है, मेल तो स्वर का ही हो रहा है, लेकिन 2 कैसे है? असमान स्वर। तो यानी दोनों में अंतर हुआ। 2 समान स्वर का मेल क्या कहलाया? दीर्घ स्वर, और 2 असमान स्वर का जो मेल है वो क्या कहलाया? संयुक्त स्वर। यानी हमको तो कैसे बताने? स्वर के कितने भेद बताने? हमें 4 भेद ही बताना है। चलिए, अब हम जो वर्णमाला अभी हमने स्वर देखे उसको हम एक संक्षिप्त रूप देखते हैं पूरा, कि भाई हमें कैसे देखना है। तो हमने वर्णमाला में सबसे पहले क्या देखे? अक्षर। सबसे पहले क्या बोले? अक्षर बने। मुख से निकली हुई ध्वनि को हमने क्या बोला? अक्षर बोला। अक्षर से फिर बनते हैं हमारे वर्ण, यानी अक्षर के लिखित रूप को हमने क्या बोला? वर्ण बना। तो अक्षर कैसे बने? इसका लिखित रूप जो है वो क्या कहलाया? वर्ण कहलाया। कुल वर्ण जो है वो कितने हैं? 52। वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52। वर्ण जो है इसकी रचना किससे हुई? खड़ी पाई से। खड़ी पाई से जैसे कैसे हुई? मैंने बोला क, यानी इसकी रचना में क का आधार लगा। मैंने लिखना है यहाँ पे ख, तो रचना कैसे हुई? खड़ी पाई से हुई। मुझे लिखना है यहाँ पे च, तो किसकी रचना हुई? खड़ी पाई से। मुझे लिखना है ज, तो रचना कैसे हुई? इसकी खड़ी पाई से। यानी वर्णों की जो रचना है वो किससे हुई है? खड़ी पाई से हुई है। अब वर्ण जो है कैसे बने? मैंने अपने शुरू में बता दिया था, अपन पढ़ रहे थे जब अपने शुरू में, कि वर्ण की रचना कैसे हुई है? काल्पनिक आधार पर, एक कल्पना के आधार पर पूरी इनकी रचना हुई है। तो कैसे हुई? कल्पना के आधार पर इनकी रचना हुई है। अगला है वर्ण जो है इसके खंड नहीं होते। खंड नहीं होते, खंड नहीं यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर? अब वर्णों का जो समूह था, वर्ण जो है, वर्ण का समूह जो है वह क्या कहलाया? हमारा वर्णमाला कहलाया। वर्ण का समूह जो है वो क्या कहलाया? हमारा वर्णमाला कहलाया। अब वर्णमाला जो बन गई हमारी, तो इसको व्यवस्थित किस आधार पर किया हमने? तो वर्णमाला को व्यवस्थित करने के 2 आधार निश्चित किए हमने। कितने आधार? 2 आधार।
पहला हमने उसका किया यहाँ पे उच्चारण स्थान, और दूसरा हमने किया उसका समय। यानी उच्चारण स्थान और समय के आधार पर वर्णमाला जो है इसके कितने भेद किए गए, 3 भेद किए गए। किस, इन दोनों को आधार बनाकर वर्णमाला जो है इसके हमने कितने भेद कर दिए, यहाँ पे 3 भेद। पहला हमारा कहलाया स्वर, दूसरा हमारा कहलाया व्यंजन, और तीसरा जो है वह कहलाया हमारा अ, यो, ग, वा, ह। ये हो गए 3। अब आज की क्लास में हमने पढ़े हैं सिर्फ स्वर। अगली क्लास जो है उसमें हम लेंगे व्यंजन।